नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि ब्राह्मणों की बैठक थी, सहभोज का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम था और इसमें करीब 32 जो बीजेपी के विधायक थे, ब्राह्मण विधायक, वो सम्मिलित हुए थे और इस बैठक के बाद कई तरीके की सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी। इसके बाद कहीं ना कहीं इसको अलग अलग एंगल से देखा जा रहा था। कुछ लोग इसे ब्राह्मणों की बैठक कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे ये ब्राह्मणों के खिलाफ जो काम हो रहा है सरकार में उसकी बैठक थी। विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा था कि ब्राह्मणों का उचित सम्मान बीजेपी में नहीं है। इसको लेकर के अब ब्राह्मण भी लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके की अटकलें सियासी गलियारों में थी और कहीं ना कहीं सियासी जो बाजार था इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं अपने आप में सुर्खियों में था। लगातार एक के बाद एक इस पर कहीं ना कहीं विवाद हो रहे थे, विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा था तो वही सत्ता पक्ष इसे अपनी बैठक कह रहा था। वहीं इस पूरी बैठक पर जो खुद के जो मौजूदा सरकार में, योगी सरकार में जो मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं खींच निकालते हुए दिखा रहे थे और उन्होंने भी अपनी बातें रखी थी। लेकिन अब इसी बैठक के बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है और ये अपडेट है प्रदेश अध्यक्ष का। बिल्कुल, बीजेपी के नए चीफ पंकज चौधरी ने कड़े शब्दों में उन तमाम विधायकों को कड़ा संदेश दिया है कि आगे इस तरीके किसी भी तरीके की बैठक नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी पार्टी लाइन के खिलाफ है और ना ही ये बीजेपी की जो विचारधारा है उसके साथ चलने वाली बात है। बिल्कुल पार्टी के विचारधारा के विपरीत ये कार्य है और अगर ऐसा किसी भी विधायक ने ऐसा कुछ भी किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बड़े रूप में देखा जा रहा है क्योंकि अभी बीजेपी चीफ को पद संभाले हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन उनके सामने सबसे पहला यही मसला आया कि किस तरीके से जो ब्राह्मण लॉबी है, ब्राह्मण विधायक हैं, वो गुटबंदी करते हुए नजर आ रहे थे और एक कमरे में बैठक की उन्होंने और उस बैठक में कई बातें की गई कि किस तरीके से ब्राह्मणों की बातों को जो अफसर है वो नजरअंदाज करें। फिलहाल जब इससे संबंधित जब जितने भी विधायक वहां पर थे, जो PN पाठक थे कुशीनगर के विधायक, उनके आवास पर बैठक हुई थी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि केवल ये सहबोज था। फिलहाल स्पष्ट है कि बीजेपी चीफ इस तरीके की गुटबंदी, इस तरीके की लामबंदी, चाहे ऐसा नहीं हो कि चाहे ब्राह्मणों की तरफ से हो, अगर किसी और ने भी इस तरीके की लामबंदी करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं बीजेपी चीफ शायद आगे चल करके कोई कड़ा चल नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने साफ संदेश दिया है कि पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, वो इस तरीके की बैठकों में बिल्कुल भी सम्मिलित ना हो। साफ संदेश है, कड़ा संदेश है कि ऐसी बैठकों को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुटबाजी के तहत, लामबंदी के तहत, क्योंकि 2027 के चुनाव में बीजेपी मैदान में उतरेगी तो बड़ी ही शानदार तरीके से इस तरीके की गुटबाजी को बीजेपी कहीं भी स्थान देने वाली नहीं है। फिलहाल इस बैठक पर जिस तरीके से पंकज चौधरी ने निर्देशित किया, इसका क्या असर देखने को मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कड़े शब्दों में इन्होंने विधायकों को समझाने का प्रयास किया। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे और बताएंगे कि क्या है उनके शहरों का हाल, किस तरीके से वहां पर हालात है, किस तरीके की चीजें हैं। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अखंड, सबसे पहले मैं आपको एक बाइट सुनाना चाहूंगा और ये बाइट सुने, इसके बाद इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहा गया है वो भी मैं सुनाऊंगा। पहले आप ये बाइट सुने और देखें तस्वीर की तस्वीर बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार शुक्ला है, मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का रायबरेली का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या हुआ है, इसलिए आप लोग यहाँ पे? शिक्षकों के ऊपर लगातार कोई न कोई समस्या इस समय आए दिन आती जाती है। अभी हम लोगों का एक आदेश जारी हुआ है NCTE का कि जो 2017 के पहले एक आदेश आया है कि जो लोग पहले TT नहीं थे उनको भी TT करना पड़ेगा, जबकि जब TT लागू हुआ है उसके बाद से लोगों ने TT किया है, पूर्व के लोगों पे लागू नहीं होना चाहिए था। तो हम लोगों के ऊपर TT, कुत्ते गिनना, बिल्लियां गिनना, बीच में एक आदेश आया था उसका OPOD का, तो उसमें सुबह शौच में लोग ना जाएं, ये सब हम लोगों को देखना होता है। तो हम लोगों के ऊपर बड़ी दिक्कतें इस तरह की आती रहती हैं लगातार। तो हम लोग बड़ा, और शिक्षक बड़ा आहत है, बड़ा परेशान है, बड़ा चिंतित है अपने भविष्य को लेकर के। आज का क्या आदेश आया आप लोग? हम लोगों के यहाँ एक रायबरेली में आदेश आया है कि विद्यालय जो है, प्रधानाध्यापक जो है वो कुत्ते गिनने का काम करेंगे। तो इससे हम लोग बड़ा आहत हैं। इसके क्रम में मैं एक चीज, NCTE हम लोगों के यहाँ ये गाइडलाइन बनाती है कि शिक्षक क्या करेगा, कैसे करेगा। तो NCTE से एक निवेदन हम लोगों का है, ये पूछना हमको है कि क्या कुत्ते गिनने के लिए TT की आवश्यकता है कि उसके लिए TT की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब ये खबर बताते हुए हंसी भी आ रही है
लेकिन ये एक बेसिक शिक्षा विभाग से ही ताल्लुक है, टीचर है और ये उसके नेतृत्व करते हैं रायबरेली जिले का, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताया इन्होंने अपने आप को। उससे पहले तस्वीर में हमने एक आदेश भी दिखाया, उस आदेश में और इसके परिप्रेक्ष्य में जब IBC 24 की BSA राहुल कुमार से बात हुई आज सुबह, तो राहुल कुमार ने भी अपना वर्जन दिया है, हालांकि बाइट में दिए, लेकिन क्योंकि काफी लंबा होने की वजह से हम नहीं सुन सकते, तो इस वजह से ये पूरी कहानी जब निकल के सामने आई तो राहुल कुमार ने बताया, BSA जो है रायबरेली, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश, उन्होंने यू टर्न ले लिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और इसमें बाउंड्री वॉल, जो प्राइमरी विद्यालयों में बाउंड्री वॉल नहीं है उसको काउंटिंग करने का उन्होंने, मतलब ये वर्ड हटा दिया कुत्ते का, जो ये नेता BSA अध्यक्ष कह रहे हैं। उन्होंने कहा बाउंड्री वॉल का एक प्रक्रिया है और उसमें नोडल अधिकारी भी हर विद्यालय में बनाया गया है और यहाँ के जो बेसिक शिक्षा के अपने और पदाधिकारी गण हैं उनसे भी कहा गया कि इसको आप बना करके पूरा एक रिपोर्ट दीजिए। लेकिन इसमें BSA का जो हाइट है, जो कहने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं से एक उस फ्लो में नहीं है जिस फ्लो में होना चाहिए। अब उन्होंने यूटर्न तो ले लिया है, लेकिन ये विरोध देखने को मिला है पूरे रायबरेली के शिक्षा के प्रणाली के जितने भी, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या फिर टीचर हो, उन्हें विरोध दिखा है इस आदेश को। ये आदेश क्या था क्या नहीं, IBC 24 इसको कंफर्म भी नहीं करता, लेकिन जो आदेश BSA रायबरेली ने लेटर पे जारी किया था उसमें ये स्पष्टीकरण आज BSA ने भी यूटर्न लिया है और इससे पहले ये इनका क्रिया की प्रक्रिया आई थी। जी इंद्रवीर, क्या सबसे बड़ी बात है, क्या शिक्षक क्या ऑलराउंडर है क्या, कि बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा? सबसे बड़ी समस्या है कि कभी उससे कुत्ता गिनवाने की बात कही जा रही है, कभी उससे सांड पर काम करवाया जा रहा है, कभी कोरोना सर्टिफिकेट पर काम कराया जा रहा है, कभी जनसंख्या के लिए काम कराया जा रहा है। कोई भी काम हो, क्या वो शिक्षक ही करेगा? सारी की सारी जिम्मेदारी अगर कुछ है तो शिक्षकों के कंधों पर ही है। यहाँ तक कि जो जानकारी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने की भी जिम्मेदारी कुछ लोग कहते हैं शिक्षकों की हो जाती है कि उसको भी संचालित ठीक ढंग से वो शिक्षक ही करे। मतलब क्या सारे काम शिक्षकों के ही जिम्मे छोड़ दिया गया है कि शिक्षक जो है वो हर एक काम करेगा, कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी है? पैदा हो रही है, इस तरीके से काम कराने की बात कही जा रही है, उसके ऊपर से एक आदेश भी आ जा रहा है कि अब टेट भी पास करना है, पुराने जो लोग भर्ती हैं 2017 से पहले उनको भी पास करना है। तो आखिरकार शिक्षक क्या क्या करे? बच्चों को पढ़ाए, स्कूल का संचालन करे, या फिर घर घर जाकर के बच्चों की बात करे, दाखिलों के लिए माँ बाप से बात करे, या फिर कुत्ता बिल्ली गिने, सांड गिने, या फिर जाकर के कोरोना का सर्टिफिकेट बनवाए, जनसंख्या में करे? तो करे क्या शिक्षक? उसके लिए कोई स्पेसिफिक व्यवस्था है? सारे लोग को तो स्पेसिफिक व्यवस्था है कि आपकी ये नौकरी, आपको ये काम करना है, आप अन्य कामों से कोई विशेष मतलब नहीं, उस विभाग से जुड़े हुए कोई काम होंगे तो वो जरूर करने होंगे। पर शिक्षकों के मामले में ऐसा क्यों नहीं स्पेसिफिक आदेश है कि शिक्षकों को शिक्षक कार्य से जुड़ा हुआ मामले में ही उसको कोई काम करना होगा? कोई भी मामला हो, सारे काम शिक्षकों का। आखिरकार BSA यूटर्न तो ले रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक, जो नेता है, ये जो भी हो या शिक्षक हैं, उनके पास जो आदेश आए, क्या वो फर्जी बोल रहे हैं क्या? देखिए अखंड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से यूटर्न लिया है BSA राहुल कुमार रायबरेली ने, लेकिन आने वाले समय में हम आपको, जैसे आपने कहा कि अभी BSA ही नहीं, शिक्षक, जैसे आपने शिक्षक की बात करी, शिक्षक को अगर कोई भी ऊपर से शासन आदेश आता है जो बड़े स्तर पे जिले में होना है, उसमें आदेश फॉलो करना है, तो मैंने और आपने और ये समाज ने भी देखा है कि शिक्षक एक ऐसा विभाग है जो सबसे पहले, चाहे वो कोरोना हो, कोरोना में भी कंपलसरी किया गया, मैं अच्छी शिक्षक छुट्टी कर दी गई, लेकिन शिक्षकों की कुछ संख्या कोरोना में भी कंपलसरी था कि स्कूल जाएंगे, टीकाकरण में भाग लेंगे। फिर उसके बाद हम किसी के पक्ष में नहीं है, फिर उसके बाद SIR जैसी प्रक्रिया, उसमें भी शिक्षकों ने एक तरीके से शिक्षकों को नियुक्त किया गया। SIR में BLO के और तमाम सारे सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में शिक्षकों को नियुक्त किया गया। परीक्षा कराना है तो किसी, अगर बड़े सेट की परीक्षा हो, टेट की परीक्षा हो, या किसी भी तरीके की उत्तर प्रदेश सरकार की परीक्षा है, तो उसमें शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। आप ये करिए, तो हम किसी के, मैं बार बार ये शब्द कह रहा हूँ कि किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक ऐसे विभाग को जो शायद डेली, जिनको बच्चों को शिक्षा देनी है, बच्चों को पढ़ाना है, उस विभाग को किसी और कार्य में यूज करना, ये शायद मैं ये कहूंगा कि बहुत हद तक सही नहीं है। तो अब ये खैर उनका अपना विभाग का मामला, उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है। हमारा काम है हकीकत से रूबरू कराना अपनी जनता को, अपने दर्शक को। जी, अब हकीकत क्या है? शिक्षक
कि जो नेता हैं वो सही बोल रहे हैं, कि बीएससी के यूटर्न है वो सही बोल रहे हैं? आखिरकार सबसे बड़ी दिक्कतें यही होती हैं कि आखिरकार इस तरीके के कामों में शिक्षकों को लगाया क्यों जाता है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या शिक्षक इतने खाली हैं? क्या शिक्षकों के पास कोई काम नहीं? तो उनका विभाग ही बदल दीजिए ना, स्पष्ट रूप से विभाग ही बदल दीजिए, उनको कुछ ऐसी जिम्मेदारी में लगा दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण, जो भी विभाग आपके जो लगता है वहां पे कमी है, उन शिक्षकों को वहां ट्रांसफर कर दीजिए। पर समय समय पर इनका किसी और कामों में इस्तेमाल करना अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि जो शिक्षक होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है बच्चों का भविष्य बनाने की, जिन नौनिहालों का भविष्य संवारने की, उनके पास और भी ज्यादा काम है, वो उसमें ही प्रेशर में रहते हैं कि आखिरकार वो भी उनको करना है। तो तमाम इस तरीके की चीजें आती हैं। फिलहाल जिस तरीके से इंद्रवीर ने बताया, वहां के शिक्षक नेता कह रहे हैं कि कुत्ता गिनने की जिम्मेदारी में लगाया जा रहा है, 2017 से पहले टेट पास करना वो भी अनिवार्य कर दिया गया। तमाम ऐसी शिकायतें, परेशानियां शिक्षकों के द्वारा कही जाती हैं। इसका संज्ञान लेना चाहिए यूपी सरकार को, और योगी सरकार को यह कहना चाहिए कि शिक्षकों के लिए जो कार्य अनिवार्य हैं उसको छोड़ करके किसी और कार्य में नहीं लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से खबर बड़ी है, क्योंकि मैंने आपको बीते सोमवार से एक खबर के दिखा रहा था, और खबर हुई भी, खबर चली भी, खबर दिखाया भी गया। प्रतापगढ़ पुलिस को सल्यूट करने का मन करता है कभी कभार, कि उनके काम को लेकर के सवालिया निशान खड़े होते रहते हैं। अखंड, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 48 घंटे बीत चुके हैं, आखिर जावेद और चांद बाबू कहाँ पर है? आपके संरक्षण से जावेद फरार हो जाता है, प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी से गेट से निकल करके वापस, फिर उसके बाद पीछे से वो अपने रिश्तेदार घर रुकता है, वहां से सदर मोड़ जाता है। और सोचिए, फरारी की सूचना प्रतापगढ़ पुलिस के हर एक अधिकारियों को चुकी थी, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस चेकिंग के नाम पर केवल मेडिकल कॉलेज खंगाल रही थी। सबसे बड़ा सवालिया निशान प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि वो अपने रिश्तेदार 7:10 कुछ सेकंड पर वो हॉस्पिटल से निकलता है, फिर उसके बाद वो अपने रिश्तेदार घर जाता है, फिर उसके बाद वो वहां से सदर मोड़ जाता है। वहां से सदर मोड़ से जो विधायक है, रसमलाई के नाम से दुकान फेमस है, ज्ञानेंद्र 1 मिनट आपसे लेंगे, तब तक लग रहा है आदर्श कुछ किसी के साथ है, आपसे फिर से इस खबर पर कंटिन्यू करेंगे। आदर्श, बताइए कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जनपद में यहाँ पर जो घंटा का टोले को लेकर यहाँ घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, और हादसे भी हो रहे हैं, और ऑटो भी काफी हो गए। आज हमारे सामने जिला परिवहन अधिकारी सामने है, सर हमसे करना चाहेंगे सर, यहाँ पर वो कोयले मैं अरविंद कुमार सिंह आरटीओ प्रशासन, मैं जनपद वासियों से यही अपील करूंगा कि कोहरे में दृष्टता को कम होने पर गति सीमा को अपनी लिमिट में रखें, तथा कोहरे की स्थिति में लेन परिवर्तन न करें, और कम दृष्टता होने पर आगे चल रहे वाहन की दूरी वास्तविक दूरी से अधिक दूरी होने, वाहन को आगे वाले वाहन से चलने वाले से उसके एक दूरी मेंटेन कर रखें, जिससे आप एक्सीडेंट से बच सकें। हेडलाइट, टेल लाइट, फॉग लाइट, इंडिकेटर, ब्रेक्स, टायर, विंड स्क्रीन, वाइपर, वाहन की बैटरी की स्थिति, वाहन की हीटिंग की व्यवस्था आदि समय समय पर चेक करते रहें। वाहन की लाइट लो बीम पर रखें। मानक के अनुरूप रेडियम या रिफ्लेक्टिव टेल लगाए वाहन में, जिससे कि आगे चलने वाला वाहन रिफ्लेक्टिव टेल लगे होने का आपको दिखाई दे। सर एक चीज आपसे और जानना चाहिए सर, यहाँ सर जान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है सर। देखिए, हमारे ऑफिस के पास कोई ऐसी जगह नहीं है, फिटनेस की जो वाहन आती है रोड में ही खड़ी होती है। इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। हो सकता है 1 तारीख से सारी गाड़ियां लखनऊ एटीएस में जाना शुरू कर देंगी, तो आप लोगों को जो जाम की स्थिति पैदा होती है उससे काफी निजात मिलेगी। सर आप जो परिवहन करना सवाल कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी एक बैठक की थी अधिकारियों के साथ, और उस बैठक में कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं,
कुछ उस बैठक में स्पीड लिमिट को, क्योंकि परिवहन की जो बसें हैं उसकी स्पीड लिमिट को भी लेकर के बातें कही गई हैं। एक तो सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है कि देखिए बहुत सारी गाड़ियां जो हैं, जो सरकारी बसेस के अलावा जो ये प्राइवेट वाहन लगातार सड़कों पर दौड़ते हुए जा रहे हैं और ये मौत के वाहन के रूप में देखते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं लगातार घटित हुई है जिसमें कई लोगों की हादसे में दुखद मृत्यु हुई है। इसको लेकर के हरदोई में आप क्या कर रहे हैं और आपने इसको लेकर के किस तरह की कार्रवाई की है? इसके लिए हम लगातार प्रवर्तन कार्रवाई, हम और हमारे यात्री कर अधिकारी लगातार रोड में निकल करके प्रवर्तन कार्रवाई करते हैं। और यदि ऐसा कोई सामने आता है तो उसके उस वाहन के प्रति हम लिखित और बनती कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आईबीसी के साथ बात करने के लिए। और जिस तरीके से आपने सुना और बताया कि देखिए किस तरीके से परिवहन विभाग भी एक्टिव है और तमाम जो भी गाइडलाइंस हैं वो जनता तक पहुंचे, जनता को बताया जा रहा है और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उसको भी बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदर्श आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, बताइए। बिल्कुल लखन, देखिए मैंने आपको बताया था, कुंभ भी एक चीज मैंने आपको बताई थी कि यातायात को लेकर के मैंने लगातार मैंने उस खबर को दिखाया था, समझाया था और पब्लिक को मुझे बताया था कि यातायात पुलिस को राजकीय सम्मान दिया जाए, राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए या उनको देश के प्रेसिडेंट से सम्मान दिलाया जाए। वही चीज प्रतापगढ़ पुलिस पे भी लागू होता है और खासतौर पे यहाँ की स्पेशल टीम और फॉर्स टीम के ऊपर भी लागू होता है। इनको राजकीय सम्मान दिया जाए, राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए, इनको सीधे सीधे प्रेसिडेंट के सामने पेश करके प्रतापगढ़ पुलिस को सम्मान दिया जाए। साफ तौर पे आपके आंखों के नीचे से एक 25,000 का इनामिया फरार हो जा रहा है और आप सो रहे हो। 4 पुलिसकर्मी तैनात है, एक दरोगा, 3 सिपाही तैनात है और आपके नाक के नीचे से एक 25,000 का इनामिया जो 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था वो वहां से फरार हो जा रहा है। आप मुठभेड़ में आप उसको पकड़ रहे हो। आप न जाने कितने पैसे खर्चे करते हो मुखबिर खास सूचना सर्विलांस को लेकर के और सर्विस को लेकर के, और आपके नीचे नाक के नीचे से एक 25,000 का इनामिया निकल गया और आप चुप मार के सो रहे हो। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कहा नहीं जाता है कि हर वक्त छोटे मोहरे जो है टारगेट किए जाए। फिलहाल गलती उन सिपाहियों की भी थी जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी और वो खर्राटे मार रहे थे। सुबह 7:10 और कुछ सेकंड के आसपास वो पहले इमरजेंसी गेट के बाहर आता है। वहां से वो लौट इसलिए जाता है क्योंकि जिला अस्पताल चौकी थी, उसको लगा कि अगर मैं यहाँ से निकलूं शायद कोई मुझे पकड़ ले। तो पीछे से महिला अस्पताल जो 100 बेड का अस्पताल है वहां से निकलता है, अपने रिश्तेदार के आ जाता है। काफी देर दरवाजा खटखटाता है क्योंकि कोहरे का समय था तो लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं सो करके, पहले अपने रिश्तेदार के आ जाता है। ये केवल वो भी ये बता दे रहा हूँ, ये पुलिस सूत्र मुझे बताए हैं कि वो अपने रिश्तेदार के आ गया। रिश्तेदार के यहाँ से आने के बाद वहां से सदर मोड़ जाता है, बकायदा एक ही रिक्शा लेता है। एक ही रिक्शा लेने के बाद फिर वहां से वो सीधे रसमलाई, जो कि आज की डेट में बीजेपी से विधायक है, उनके दुकान के सामने वहां पर वो एक प्राइवेट बस लेता है। प्राइवेट बस लेने के बाद वहां से वो सुल्तानपुर निकल जाता है। फिलहाल पुलिस शहर में चेकिंग न कर करके मेडिकल कॉलेज में एक एक कोना खोद रही थी। सोचिए, अगर आप चाहते तो वो सदर मोड़ ना पहुंच पाता, वहीं से आप उसे गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन केवल और केवल ये लीपापोती प्रतापगढ़ की पुलिस हर वक्त करती आई है। ऐसे ही 90 की लूट हुई थी प्रतापगढ़ में। फिलहाल अभी भी 25% सोना रिकवर प्रतापगढ़ पुलिस नहीं कर पाई है और उसमें भी अभी 1 से 2 अपराधी फरार चल रहे हैं। 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन उसमें भी अभी भी 25% सोना प्रतापगढ़ पुलिस रिकवर नहीं कर पाई है। तो क्या 48 घंटे बीत चुके हैं अखंड, क्या प्रतापगढ़ पुलिस इस अपराधी को, क्योंकि अभी 25,000 का है, 50,000 हो सकता है शाम तक इनाम घोषित चांद जावेद और चांद बाबू के ऊपर का किया जा सकता है, क्योंकि 50,000 का इनाम होना है तो आईजी अजय मिश्रा करेंगे। प्रयागराज से 50,000 का इनाम घोषित होगा, क्योंकि मेरे प्रयागराज में भी बात हो रही थी
तो आज शाम तक जो है 50,000 इनाम घोषित कर देंगे। सूत्र, पुलिस सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सुल्तानपुर मनोज रघुवंशी जो कि पट्टी सीओ है और सीओ सिटी जो कि आईपीएस रैंक के हैं, भी कह सकते हैं, वो सुल्तानपुर पहुंचे थे तो पता चला वहां के सीसीटीवी फुटेज से कि वो बॉम्बे के लिए निकल गया। सोचिए कितने आराम से 25,000 का इनामिया घूम रहा है, टहल रहा है और उसके पैर में गोली लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आराम से पूरा मौज करके बॉम्बे तक पहुंच गया। लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस एकदम आराम से सो रही थी, कोई केवल मेडिकल कॉलेज ढूंढने के अलावा न स्वास्थ्य टीम के पास समय था कि बाहर चेकिंग कर से या उसके रिश्तेदारों के यहाँ दबिश दे दे जो शहर में है या उसके घर पे दबिश दे, कहीं नहीं, सिर्फ मेडिकल कॉलेज, महिला अस्पताल, यही 2 जगह ढूंढती रह गई और वो बॉम्बे के लिए उसी दिन सेम डे सेम तारीख पे ही निकल गया। अब फिलहाल टीमें गई है बॉम्बे के लिए, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये जो मैं आपको सारी खबरें बता रहा हूँ ये पुलिस सूत्र ने मुझे बताया है। तो साफ तौर पे अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जावेद कब गिरफ्तार होगा और एक परिवार को इंसाफ कब मिलेगा जिसकी बच्ची 8 साल की है, उसके साथ दुष्कर्म किया है, वो फरार चल रहा है। अब शायद कहीं ना कहीं उस परिवार का भी भरोसा पुलिस के ऊपर से उठ रहा होगा। माफी जाएंगे अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सबसे पहली बात तो है कि ना बच्ची सुरक्षित रही, बच्ची के साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया, एक मेहनत के साथ, एक बड़ी मेहनत के साथ, कड़ी मशक्कत के बाद इस अपराधी को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया जब इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था। 25,000 के इस इनामिया को पकड़ने के लिए जी जान लगाई और पुलिस एसओजी की टीम ने उसको पकड़ा भी, पकड़ के जाकर के पुलिस को सौंपा भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो 25,000 का इनामी जिसको कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा जाता है, उस मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को पकड़ा जाता है, उसके साथ इस तरीके की लापरवाही की जाती है कि जो पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में उसको घेरने के लिए रखे गए थे वो आराम फरमाते हुए नजर आ रहे थे, सोते हुए नजर आ रहे थे और उसका नतीजा ये निकला, ये आसानी से अपराधी जो 25,000 का था वो अब भाग चुका है, फरार हो चुका है। 48 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। टीमें लगाई गई हैं, गठित की गई हैं जो उसको प्रतापगढ़ से, सुल्तानपुर से मुंबई तक तलाशेंगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या 25,000 के इनामिया को जब पुलिस ने, एसओजी की टीम ने पकड़ करके गिरफ्तार करके उसको सुपुर्द कर दिया था, तो अब उसके ऊपर क्या 50,000 का इनाम बढ़ा देने से, फिर से उसको बढ़ाने के लिए क्या ये क्या प्रक्रिया क्या है? ये 50,000 का इनाम कर देंगे, 1 लाख का इनाम कर देंगे, 2 लाख का इनाम कर देंगे? प्रतापगढ़ पुलिस के पास कुछ है? प्रतापगढ़ पुलिस अपनी ईमानदारी से अपना काम करती है? और अगर करती है तो धरातल पर दिखाई देना चाहिए ना। इस तरीके से इतना एक खूंखार अपराधी कहेंगे कि एक मासूम के साथ इस तरीके का अपराध किया उसने, इस तरीके के उसके कारनामे हैं जैसा कि आपने बताया ज्ञानेंद्र। उसके बाद ये स्थिति बनी हुई कि अब उसकी टीमें गठित करके उसको ढूंढने के लिए मुंबई तक पहुंच रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए अखंड, सबसे बड़ा सवाल है निशान तो खड़ा होगा इसलिए क्योंकि मैं पट्टी कोतवाल अभिषेक सिरोही की बात कर रहा हूँ। 48 घंटे उनको लगे केवल एक महिला के मामले में मुकदमा दर्ज करने को लेकर के, फिर उसके बाद माफी चाहेंगे, फिर उसके बाद जो है एक अपराधी मुठभेड़ के दौरान पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हीं के हाथ से, अभिषेक सिरोही के हाथ से पूरा का पूरा अपराधी निकल के चला जाता है हाथों के नीचे से। सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि अभिषेक सिरोही के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एक दरोगा 3 सिपाही को ही केवल सस्पेंड कर करके आपने क्या पूरा का पूरा माफी चाहेंगे, क्या पूरा का पूरा आपने पूरा का पूरा मैटर साफ कर दिया? पट्टी कोतवाल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि अपराधी एसओजी ने उनको हैंड ओवर कर दिया था ना, तो साफ तौर पे पट्टी कोतवाल की ये बनती थी। हथकड़ी क्यों नहीं लगाया आपने? जब उसको आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया तो हथकड़ी क्यों नहीं लगाया? आप देखते होंगे, माफी चाहेंगे, आप देखते होंगे हर बार हथकड़ी लगाया जाता है। आप तो लखनऊ रहते हैं, आप तो साफ तौर पे अगर मुठभेड़ होती है तो हथकड़ी लगा करके बेड पे लेटाया जाता है, हथकड़ी क्यों नहीं लगाएगी? ये क्वेश्चन मार्क बना रहेगा प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर। ये क्वेश्चन मार्क बना रहेगा कि जो सुरक्षा में लगाए गए थे वो सो क्यों रहे थे? वो आखिर उन्हीं के आंख के नीचे से, हाथों के नीचे से कहा जा सकता है कि वो अपराधी 25,000 का निकल जाता है, वो सो रहे थे साफ तौर पे। वो प्रतापगढ़ जिले से निकल जाता है। जब पूरी की पूरी, जब पूरा का पूरा महकमा सोया हुआ है तो जो उसके मातहत होंगे तो सोए ही रहेंगे, वो क्या करेंगे?
सबसे बड़ी बात है कि जुगाड़ तंत्र पर चलने वाला प्रतापगढ़ का महकमा अपने आप को जुगाड़ से बाहर निकाल ही नहीं पा रहा है। वो जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो कर ही नहीं पा रहा है, जो प्रक्रिया उसको अपनानी चाहिए उसको अपना ही नहीं पा रहा है। केवल और केवल खाना पूर्ति करने के लिए तमाम जुगाड़ के जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। और ये आज नहीं, ये आप पिछले 1 साल से दिखा रहे हैं। और महाकुंभ से तस्वीरें, अब तो समझिए कि जिस तरीके से आपने महाकुंभ दिखाया, महाकुंभ के दौरान किस तरीके का प्रतापगढ़ प्रशासन का रवैया रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक प्रक्रिया को अपनाने की जगह पर एक जुगाड़ की प्रक्रिया पर ज्यादा विश्वास रखता है प्रतापगढ़ का महकमा। वो कोई भी हो, वो समझ में आ रहा है साफ तौर पर। और यही कारण है कि इस तरीके के जो इनामी अपराधी हैं वो पुलिस के चंगुल से फरार हो जाते हैं, पुलिस का पकड़ के पता भी नहीं लगा पाती, उसके लिए टीमें गठित की जाती हैं। फिलहाल उसके इनाम को बढ़ा करके 50,000 या 1 लाख या 2 लाख कर दिया जाएगा, वो अलग विषय है। आप 10 लाख कर दीजिए, 1 करोड़ कर दीजिए, पर उस अपराधी को पकड़ करके जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। नहीं तो आपके ऊपर जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं वो लगातार खड़े होते रहेंगे कि प्रतापगढ़ पुलिस अपराधियों को पकड़ने में पूरी तरीके से नाकाम है। संक्षेप में अपनी बात खत्म कीजिएगा ज्ञानेंद्र। बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात को खत्म करूंगा। साफ तौर पे देखिए, जितना खर्च उन्होंने किया था सरकार का मुखबिर खास सूचना पर, अब फिर से मुखबिरों के ऊपर ही खर्च करना पड़ेगा। और एक चीज और, अब तो SWAT और स्पेशल टीम तो लगी है, साथ में STM भी लगा दी गई है। सोचिए, सबसे बड़ी चीज है कि वो अब सरकार का 2 गुना खर्चा होगा। और साफ तौर पे जो एक खर्च इन्होंने किया था डबल खर्च होगा, और डबल खर्च होगा तो इसकी भरपाई कौन करेगा? केवल वो 4 लोगों को सस्पेंड करके आपने अपना लिपापोती कर दिया है। ये सवालिया निशान प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर लगातार बनता रहेगा। 48 घंटे बीत गए हैं, अभी और कितने घंटे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, अब महीने बीत जाएंगे या सालों बीत जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी कि प्रतापगढ़ पुलिस कितनी जल्दी उसको गिरफ्तार करती है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। इस बात पर जरूर नजर बना के आप भी रखिएगा कि कितने वक्त में प्रतापगढ़ पुलिस इस नाम में अपराधी को गिरफ्तार करती है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए, जिस तरीके से चाहे लखनऊ की बात की जाए, कुछ दिन पहले वहां भी देखे थे किस तरीके की लड़की को जो है कुछ मनचले युवक द्वारा छेड़ा जाता है। ऐसा ही मामला बस्ती से भी आया। अखंड बता दें आपको कि जो एक मनचला युवक है, एक जो लड़की है वो स्कूल जा रही थी, उसको जो वो छेड़ रहा है, किस तरीके से उसको लात से मारता है, अपने पैरों से मारता है, बाइक उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है, उसके साथ दुष्कर्म घटनाएं करता है। सीसीटीवी जिसका फोटो सामने आने के बाद में जो है लगातार सीसीटीवी वायरल हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा कुछ तरह की कोई कार्रवाई उसमें नहीं की। लेकिन जब ये मामला मीडिया में आया और लगातार जो मीडिया में दिखाने के बाद अब पुलिस थोड़ा सा उसमें एक्टिव हुई है, लेकिन अभी तक जो युवक उसकी पहचान नहीं हो पाई कि वो युवक कहाँ से है और कहाँ से आया था, और उस लड़की के साथ में छेड़खानी जैसी घटना है वो क्यों कर रहा था। फिलहाल सवाल ये अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि ये बस्ती जिले के महिला अस्पताल के ठीक सामने की गली का मामला है, जहाँ पे पूरे अगर बात की जाए तो लगातार वहां से अगर बात की जाए तो चौकी भी कुछ ही दूरी पे है, लेकिन ऐसी घटना हो जाती है। और ऐसी घटना होने के बाद में लेकिन अभी तक पुलिस, कल की घटना है, लेकिन अभी तक पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से ये खुलासा नहीं कर पाई, उस आरोपी को पकड़ भी नहीं पाई कि ये कहाँ से आया था, इस तरह की हरकत जो है क्यों गई है। अखंड जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से महिला अपराध को लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने संजीदा रहते हैं, तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया, पर क्या पुलिस जो है इस तरीके के मामलों में इस तरीके से हीला हवाली करती हुई नजर आ रही, इस तरीके की लापरवाही करती हुई नजर आ रही कि अभी तक उसके हाथ खाली हैं? फिलहाल क्या सारी चीजें मीडिया में आने के बाद ही आप उसको संज्ञान मिलेंगे क्या, या फिर क्या सीएम आवास तक, सीएम कार्यालय तक जब उसकी जानकारी पहुंच जाएगी तब संज्ञान मिलेंगे क्या, तब उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे क्या? आखिरकार इंतजार किस चीज का करते हैं आप लोग? बिल्कुल अगर देखिए सीसीटीवी फुटेज अगर सामने आ गया, क्योंकि कल सुबह की अगर ये घटना है तो स्वाभाविक बात है अगर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टास्क नहीं था पुलिस के लिए कि पुलिस उसको गिरफ्तार ना कर पाए, क्योंकि वाकई बात है पुलिस के पास सर्विलांस टीम है, वो किसी तरह से एक्टिव होती, वहां पे कितने नंबर एक्टिव थे, कौन था वहां पे, या उस लड़की से पूछते कि क्या उसके स्कूल का था या कहीं का बाहर का था, ये मंचला है कहाँ का, कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर लगता है। शायद पुलिस अपना मोटिव अगर समझती है और शायद उसको सही तरीके से पूछताछ करती, वहां के लोगों से जानते, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज क्या उसी गली में नहीं थे, उसके आगे और पीछे दोनों तरफ लगे हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू बात है कि अगर वो एंट्री करता है उस गली में तो जहां से उसने एंट्री किया वहां से भी आपको जान कर लेते, स्वाभाविक कह सकते हैं ना कि पुलिस है अपनी मनमौजी है, अगर उनका मन करेगा तो केस को सॉल्व करेंगे, नहीं तो वाकई में सही कह सकते हैं केस को छोड़ देंगे। लेकिन अब ये मामला मीडिया में भी आ गया, काफी तेजी की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है अब पुलिस इसमें एक्टिव होगी। और ये भी क्लियर 100% है कि पुलिस तरफ से कुछ ना कुछ नया बयान या कोई नई कार्रवाई सामने जरूर देखने को मिलेगी। कुछ ही
मैं कहूँगा कुछ ही घंटों की बात ना कहें, कुछ ही मिनटों में शायद मिल सकता है, क्योंकि अब पुलिस पूरी तरीके से बस्ती की एक्टिव हो गई है। महिला थाना, कोतवाली थाना, पूरी टीम एक्टिव होकर हर दुकानों को सीसीटीवी भी खंगाल रही है। अब बिल्कुल देखिए, ये एक्टिवनेस दिखनी चाहिए। अगर एक्टिव हो चुकी है और वो बहुत जल्द उस अपराधी तक पहुंच जाएगी, उस मनचले तक पहुंच जाएगी, तो अपने आप में बड़ी बात होगी, दिखाई देगा कि हाँ, आपके एक्टिव होने का कुछ रिजल्ट आया है, कोई फायदा हुआ है। और बिल्कुल इसके लिए भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से मनचलों को, अपराधियों के हौसलों को पस्त करना ही आपकी जिम्मेदारी है। इस तरीके की हरकत करने से पहले यही नहीं, बल्कि इस खबर को देख कर या और तमाम चीजों को देख करके जो तमाम और इस तरीके के मनचले हैं, अपराधी हैं, उनके मन में खौफ पैदा हो, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कुछ मिनट लगे, कुछ घंटे लगे, कुछ समय लगे, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे अपराधी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। वो चाहे मिनटों में हो, चाहे घंटों में हो, चाहे एक दिन में हो, लेकिन वो सलाखों के पीछे हो। ऐसे मनचले का एक ही स्थान केवल और केवल सलाखें हैं, वहां जेल के पीछे। जब वो समझेगा, उसको समझ में आएगा कि उसने किस तरीके का बड़ा अपराध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस पर अपना नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ ब्रिजेश भी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, कौन सी बड़ी खबर है? जी बिल्कुल, मैं अखंड आपको बता दूं कि इस समय तो ठंडी का इतना देखिए माहौल है और विद्यालय भी खुले हुए हैं। ऐसे में ये धनवापुर विकास खंड के अंतर जो है प्राथमिक विद्यालय वैनिया है, जहां लगभग 11:40 पर जब हम लोग वहां पहुंचे तो कोई भी अध्यापक नहीं था, विद्यालय खुले थे और बच्चे सड़कों पे दौड़ रहे थे। ये शिक्षा व्यवस्था वहाँ की इतनी लचर व्यवस्था है कि आए दिन यहाँ अध्यापक गायब रहते हैं और इसके बावजूद भी यहाँ किसी भी अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है। जी अखंड, नहीं तो आखिरकार कहाँ नजर है? नजर कहीं और है क्या आपकी? अगर नजर आपके जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं या जहाँ पे शिक्षक हैं, उस पर नजर बनाने की है, तो आपकी नजरें हैं कहाँ पर? कौन से काम में आप इतना व्यस्त है कि आपकी नजरें यहाँ पर देख ही नहीं पा रही हैं? किस तरीके काम हो रहा है कि शिक्षक वहां पर उपलब्धि नहीं है? वहां पर कई बार, एक बार की आप घटना नहीं बता रहे, कई बार ऐसा हो चुका है, तो कहाँ नजरें फेर लेते हैं? कहीं और निगाहें हैं आपकी? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके नाक के नीचे इस तरीके काम हो रहा है? शिक्षक जिनके कंधों पर इन नौनिहालों के भविष्य की जिम्मेदारी है, वो इस तरीके से नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अखंड आपको बता दूं, एक विजुअल जो है आप उसको दिखाइए, उसको डिस्प्ले करवाइए। देखिए बच्चे किस तरीके से जो है वहाँ बाहर घूम रहे हैं और इसके बावजूद 3-3, 4-4 अध्यापक होने के बावजूद भी वहाँ एक भी अध्यापक नहीं है। नहीं तो आखिरकार विशेष आपने इस पूरे मामले पर वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की, आपने सवाल जवाब उनसे किया कि आखिरकार क्या कारण है कि इस तरीके से शिक्षक लगातार इस तरीके से बेपरवाह, लापरवाह, नदारद रहते हैं और बच्चे इसी तरीके से यूं ही मौज मस्ती की तरह घूमते हुए नजर आ रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी है? अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे किसके भरोसे स्कूल जाएंगे? जी बिल्कुल अखंड, हम बता दें, यहाँ जो खंड शिक्षा अधिकारी उनसे बात हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक आपके द्वारा बताया गया मामला संज्ञान में लिया जाएगा, अगर सही है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ये कार्रवाई कब होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। यही तो दिक्कत है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सारी चीजें जब मीडिया बता भी देता है तब उस पर नजर भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद उस नजर के जाने के बाद उस पर कार्रवाई क्या होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उस कार्रवाई को होने में कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल जरूर इस खबर को लेकर के ब्रिजेश अधिकारियों से बात कीजिएगा, पूछिएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर आपने क्या कार्रवाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश तमाम जानकारी के लिए आपका। आकाश हमारे साथ बने हुए पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से आज की? थाना बिलखंडा क्षेत्र में एक युवक के साथ लोग बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। इसका वीडियो भी आप डिस्प्ले पे प्ले कर सकते हैं। जिस तरीके से तो सामने आ रही है, पहले भी एक खबर दिखाई के साथ, और आज की घटना है जहाँ पर युवक मौके पर नहीं पहुंची है। जिस तरीके से किस तरीके से पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर इस तरीके कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ दिख नहीं रहा है। तो पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है, इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो पुलिस क्या करने के लिए? जब खौफ ही नहीं है उनमें, इस तरीके के अपराध होते जा रहे हैं, पुलिस ने इस पर कोई एक्शन लिया है, कोई कार्रवाई शुरू की है कि बस ऐसे ही चलता जा रहा है? अब आपको बताऊं, इस तरीके से आए दिन इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। IBC 24 न्यूज चैनल इस खबर को प्रमुखता से भी दिखाता है। इसीलिए आकाश इसीलिए सवाल है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं लगातार आए दिन देखने को मिलती हैं, तो पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है? पुलिस क्या कार्रवाई करती है कि इस तरीके की जो भी घटनाएं हो, इस पर रोक लगाई जा सके? आगे इस तरह की घटना जो को अंजाम जो लोग देने वाले हैं वो कम से कम इस तरह की घटना को अंजाम ना दे।
क्या करते हैं, क्या कर रही है पुलिस इस पर? IBC24 के न्यूज चैनल क्या है इस मामले की घटना हुई है, वहां पर आ रहे हैं और जल्दी उन आरोपित की जल्द गिरफ्तार करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार जिस तरीके से आकाश बता रहे हैं कि आए दिन देखने को मिलती हैं, तो अगर इस पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे तो आपके ऊपर सवालिया निशान है कि आखिरकार जिस चीज के लिए आपको रखा गया है, जो जिसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर उसको ही नहीं निपटा पा रहे हैं, उस परेशानी को दूर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिरकार किस लिए आप वहां पर बने हुए हैं? ये तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जो भी वहां पर जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम इसको देखना चाहिए और इसे रोकने के लिए कोई ना कोई प्रभावी प्लान आपको जरूर बनाना चाहिए, प्रभावी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए कि जिससे इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कल राष्ट्र प्रेरणा स्थल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, पूरी की पूरी कैबिनेट थी, दोनों उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश की राज्यपाल भी थी, देश के रक्षा मंत्री भी थे और लखनऊ के सांसद भी थे। तमाम वहां पर गणमान्य लोग मौजूद थे और जो कूड़े का ढेर था, जहां पर बहुत बड़ा कूड़े का ढेर हुआ करता था, उस जगह को राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप दिया गया है। एक बड़ा स्थल बनाया गया है, 65 एकड़ में बनाया गया है। और जब इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होना था, अनावरण लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे, उसके लिए पूरे के पूरे इलाके को सजाया गया। जो भी साज सज्जा की चीजें थी उसको लगाया गया था, चाहे लाइटनिंग की बात की जाए या फिर जगह जगह रोडों पर गमले लगाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस लखनऊ को संवारने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण या तमाम प्रशासनिक महकमा जितनी ईमानदारी के साथ जुटा था और उसने सारे अच्छे काम किए थे, पूरे लखनऊ को एक अलग तरीके से सजाने के लिए या उस इलाके को पूरी तरीके से सजाने के लिए एक शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई, जब वहां से जो सुंदरता के लिए वहां पर गमले लगाए गए थे, उन गमलों को वहां से लोग चुरा करके अपने घर ले जाते हुए नजर आए। आखिरकार ऐसी तस्वीरें G20 में भी देखने को मिली थी कि किस तरीके से जो वहां पर गमले रखे गए, कुछ लोग आते हैं अपने 2 व्हीलर पे, अपने 4 व्हीलर पे उसको लाद के लेकर के चले जाते हैं। तो जिस शहर को संवारने के लिए तमाम इंतजाम सरकार और प्रशासन करते हैं, वहां के कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसी तरीके से साज सज्जा वाली जो भी चीजें हैं ये उठा करके अपने घर पर लेके चले जाते हैं। सोचिए कि कार्यक्रम तक नहीं खत्म हुआ, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस निकल ही रहे थे और उनके निकलने के बाद ही लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, गमले उठा करके अपने गाड़ियों में भरने शुरू कर दिए और लोग लेकर के जाने लगे। किस तरीके की शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों की मानसिकता को उजागर करती है कि आपके ही जिले को आपको ही संवारने के लिए काम किया जाता है, लेकिन आप लोग हैं कि खुद ही गंदगी भी फैलाना चाहते हैं और जब उसको सजाने संवारने के लिए कुछ चीजें लगाई जाती हैं तो आप चाहते हैं वो आपकी घर की शोभा बढ़ाए, इसलिए आप उसे अपने साथ घर पर लेके चले जाते हैं। फिलहाल इस तरीके की घटनाएं लगातार कई ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स तो देखने को मिली हैं, लखनऊ से ही नहीं कई और जगहों से भी, जो साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरीके से लोग जो चीजों को जो बेहतर बना सकती है, जो अच्छी लग सकती है, साज सज्जा के लिए लगी होती हैं, वो नहीं चाहते कि वो वहां रहें, वो चाहते हैं कि यहाँ से उठ करके हमारे घर में चले जाए। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे, आज तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।